Good morning, everyone. Let's wait for one or 2 minutes more to join others, and then we will start. Okay, so we were studying yesterday about returns to scale, and हम लोग returns to scale का stages discuss कर रहे थे, which were like 3 stages: increasing returns to scale, constant returns to scale, and diminishing returns to scale. So increasing returns to scale जो है हमारा, it shows that if we are deploying x amount of x amount of input, increasing x amount of input, then more output than that of the units which you have deployed as an input will be received by us as an output. यानी कि इनपुट जितना भी हम डालेंगे, हमें आउटपुट उससे ज़्यादा अगर रिटर्न में मिल रहा है, थोड़ा सा भी चाहे ज़्यादा हो, डबल से ज़्यादा हो, या जितना भी इनपुट हमने यूनिट्स को डिप्लॉय करा है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर हमारा आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बिजनेस से बाहर एक्सटर्नली कुछ सपोर्ट मिल रहा है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या हमने इंटरनली अपने प्रोसेस को इतना ईजी बनाया हुआ है कि हमने डिवीज़न ऑफ लेबर किया हुआ है, यानी कि प्रोसेस लॉन्ग है तो उसको हमने छोटे छोटे स्टेप्स में प्रोसेस को डिवाइड करके और स्पेशलाइजेशन को फोकस करते हुए हमने कुछ कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं अमंग द लेबर सो दैट दे गेट एक्सपर्टीज इन दैट। या डिवीजन ऑफ लेबर का ये भी मतलब होता है कि या फिर जो पर्सन हु इज़ एक्सपर्ट इन डूइंग समथिंग हमने उसको वहाँ पर डिप्लॉय किया, तो इस वजह से ये सारे रीजंस हो सकते हैं कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हमको मिल रहा है। नेक्स्ट कॉजेज जो इसके के भी हैं, टेक्निकल एंड मैनेजरियल इंडिविजिबिलिटीज़, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें इसी को आगे फर्दर रीजंस जो हैं उसी को आगे कॉजेज बनाकर सेम लिख दिया है। एंड डायमेंशनल रिलेशनशिप्स। नाउ कांस्टेंट जो हमारा सेकंड स्टेज इसमें है, कांस्टेंट रिटर्न ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, इसमें है इफ ऑल द इनपुट्स आर डबल्ड आउटपुट विल ऑल्सो sorry, this statement is wrong in this. If all the inputs, okay, ठीक है, if all the inputs are doubled, output will also be double. Constant means that input will be the number of units we will be increasing in input will be giving the exact uh, amount of increase in the output also. जैसे कि अगर हम एक यूनिट बना रहे हैं ऑफ द एंटायर थिंग्स लाइक मशीनरी, जो भी हमने प्रोपोर्शन में बढ़ाया है इनपुट, जितने भी नंबर ऑफ इनपुट्स हम बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट जो है वो सेम यूनिट से ही बढ़ रहा है। प्रिंस अपने आप को प्लीज़ म्यूट कर लीजिए। ओके, सो आउटपुट विल ऑल्सो बी डबल्ड। और इसके रीजंस ये हो सकते हैं, देखिए जो इसमें ओ पी वाला कर्व है दैट बेसिकली इज द आउटपुट कर्व, तो इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग में थोड़ा सा स्लांट इस तरह से हो गया है, कर्वी हो गया है ये कर्व, और कांस्टेंट में ये स्ट्रेट होगा कर्व। मैंने देखिए कुछ लोग अब जो असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं इलास्टिसिटी में भी, इवन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कर्व्स यूज़ नहीं करें। हर छोटी से छोटी चीज़ में इकोनॉमिक्स में कर्व ज़रूर आ रहा है, तो आपको यूज़ करना है वो असाइनमेंट्स में भी, एग्ज़ाम्स में भी।
और आप प्लीज कर्व्स के बिना अगर आंसर्स करेंगे तो थ्योरेटिकल में उतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे. सो वी हैव टू फोकस ऑन कर्व ऑल्सो. कर्व में 2-3 चीज़ें हैं जो फोकस हमें करनी है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हमें कुछ भी दो चीज़ों का कंपैरिजन दिखाना होगा. जैसे हमने यहाँ पर लेबर और कैपिटल ले लिया है और हम कर्व जो दिखा रहे हैं उस कर्व को हम कोई भी नाम दे देंगे दोनों एंड्स के, ताकि जब हम एक्सप्लेन करें तो बता सकते हैं. जैसे इसमें ओपी है तो ओपी वी कैन से दैट दिस इज द प्रोडक्शन कर्व या आउटपुट कर्व जिससे कि आउटपुट निकल रहा है. एंड हम ओ वाई इज द वाई एक्सिस वेयर वी हैव taken that okay it is the capital, then ox is giving us the labor. The moment we are increasing or we are moving from o to x, that means that the labor number or number of labors or the units of the labor is increasing. The moment we are moving from o to y, that means the number of capital or the unit of capital we are increasing. ये इस तरह से कर्व को आपको बनाना भी है और एक्सप्लेन भी करना है. ये सिर्फ इस टॉपिक की बात नहीं हो रही है या स्टेज की बात नहीं हो रही. इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में जहाँ जहाँ भी कर्व हमने देखे हैं पढ़े हैं वो आपको उसी तरह से एक्सप्लेन करने होंगे आगे. असाइनमेंट्स में भी प्लीज़ इन्होंने अभी नहीं बनाए हैं. कर्व के थ्रू आप एक्सप्लेन करेंगे सारे फॉर्म्स को, इलास्टिसिटी के जितने भी उसमें भी जो हमारे टाइप्स हमने पढ़े हैं. एक एक कर्व से आप लोगों ने पूरा आंसर को एक्सप्लेन करके ख़त्म कर दिया. तो मैंने जिनके मुझे असाइनमेंट्स आ गए उनको तो मैंने मेल पर एक्सप्लेन कर दिया है. बट द वंस हु हैव नॉट डन इट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस. सो कांस्टेंट में जो हमारा कर्व है दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ एक्स विल गिव द एग्जैक्ट यूनिट ऑफ चेंज इन द वाई. Reasons now economies of scale is balanced by diseconomies of scale. There are certain other factors. Diseconomies हमारे within the organization भी होती हैं, outside the organization भी होती हैं. कि कुछ factors हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो हमारी इंडस्ट्री में है, हमारी फर्म में नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के थ्रू आते हैं तो हमें डायरेक्टली हमारी फर्म को भी इफेक्ट कर रहे हैं. एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. तो उन डिसइकोनॉमिक्स की वजह से थोड़ा सा जो इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा था वो अब हमें कम रेट पर मिल रहा है या कांस्टेंट रेट पर मिल रहा होता है. नाउ इसके कॉजेज है ये भी इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर. एक तो ये हो गया कि फिक्स फैक्टर्स जो हमारे हैं, जो कि हमारा फिक्स्ड कॉस्ट एक तरह से हम उसको भी वेरी कर रहे हैं वैसे तो यहाँ पे, क्योंकि हम लॉन्ग रन में पढ़ रहे हैं और रिटर्न्स टू स्केल में हम हर फैक्टर को फिक्स्ड को भी हम इंक्रीज कर रहे हैं. लेकिन इसमें एक कांस्टेंट रिटर्न का ये भी कॉज हो सकता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर्स. यानी कि हमने जितना अमाउंट हमने ये अज्यूम करा है इसमें कि जितना अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स हम इंक्रीज कर रहे हैं या इनपुट जितने भी फैक्टर्स हैं हम उनको सेम प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज कर रहे थे. जैसे एक लेबर एक मशीनरी, दो लेबर दो मशीनरी. तो जितने भी हमारे इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इनपुट्स हैं, उन सबको हम इंडिविजिबिलिटी मैनर में हम उनको इंक्रीज कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं कि एक अगर ह्यूमन कैपिटल एक मशीनरी के लिए दो ह्यूमन कैपिटल की ज़रूरत है तो हम वो नहीं डिप्लॉय कर रहे हैं, हम इक्वल प्रोपोर्शन में कर रहे हैं. So that can also be one of the reasons. When the factors of production are perfectly divisible, the production function is homogeneous. जब हमारे factors of production perfectly divisible होते हैं का मतलब जितना ज़रूरत है हमें एक फैक्टर की उसी की प्रोपोर्शनेट रिक्वायरमेंट हमारे पास दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है. तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन इज होमोजेनस. होमोजेनस का मतलब होता है कि विच इज लुकिंग अलाइक या जो मोर और लेस सिमिलर होते हैं. सो देन इट शोज द कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल. डिमिनिशन जो हमारी लास्ट या थर्ड स्टेज है. अब देखिए जैसे ये कर्व है एक्स और वाई, इसमें हमने कुछ ना तो एक्स पर दिखाया है ना वाई पर दिखाया है, बट इट इज़ अंडरस्टूड क्योंकि हम अभी के स्टेजेस पढ़ रहे हैं और हमने पिछली स्टेज में कर्व में यहाँ पर ऑलरेडी ले लिया था कि हमने क्या दोनों एक्स और वाई पे क्या हमने लिया, कैपिटल लेबर दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं. तो यहाँ पे हमने नहीं लिया. तो अगर आप कर्व में इस तरह से दिखाएंगे फॉर एग्जांपल डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में, और वाई पर आप क्या दिखा रहे हो, क्या फैक्टर ले रहे हो, इनपुट क्या ले रहे हो, कैपिटल ले रहे हो, ह्यूमन कैपिटल ले रहे हो, क्या कुछ आप एक्सप्लेन करो, एक्स पे एक्सिस पे क्या ले रहे हो, तब तक ये कर्व जो है ये इनकम्प्लीट है. दिस कर्व इज जस्ट शोइंग द कर्व बिकॉज हमने ये स्टेजेस पढ़ रहे हैं, हमने पुराने कर्व्स में एक्सप्लेन कर दिया है कि हम वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, एक्सिस पर क्या ले रहे हैं. लेकिन एग्जाम में आप इस तरह से इसको खाली नहीं छोड़िए प्लीज़. ओ एक्स एक्सिस पे इसको पॉइंट जो ज़ीरो है यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको ज़ीरो या ओ पॉइंट दे दीजिए. ओ वाई ज़ीरो वाई वट एवर वी कैन कॉल इट. ओ एक्स वुड बी समथिंग, यहाँ पर मे बी कैपिटल हो सकता है, उधर आप कोई और इनपुट ले सकते हैं. बट जस्ट वी हैव टू शो कि कर्व हमारा इस तरह से हो जाएगा. सो 3 स्टेजेस
स्टेजेस एंड रिटर्न्स टू स्केल के, और 3 स्टेजेस के कर्व्स किस तरह से हैं. द इंक्रीजिंग वाज भी कर्वी था, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर्वी था. कांस्टेंट जो था वो स्ट्रेट रहेगा, और डिमिनिशिंग जो है दैट इज आल्सो कर्वी, बट द वे इंक्रीजिंग वाज कर्वी, इट इज द ऑपोजिट वे. सो इसमें क्या है कि आउटपुट जो है प्रोडक्शन कर्व है, ये जो कर्व है ये प्रोडक्शन कर्व है. ये कर्व इस तरह से कर्व इसलिए है बिकॉज आउटपुट इज गेटिंग, वी आर गेटिंग आउटपुट लेसर. इसके बहुत सारे एक हो सकते हैं रीजंस, ये कि या तो मे बी पीपल हु वी हैव डिप्लॉयड, ह्यूमन कैपिटल जो हमने रखा है, या तो वो इनएफिशिएंट है, काम ठीक से नहीं कर रही, या दे आर लेस मोटिवेटेड, पीपल मोटिवेटेड नहीं है, या हम उनको किसी भी रीज़न से मोटिवेट नहीं कर रहे, या उनको पे उतना नहीं कर रहे शायद जितना उनको करना चाहिए. These all things can be the factor why we are receiving the diminishing returns to scale, जबकि हम सेम यूनिट से ही बढ़ा रहे हैं अपना दोनों. जो इंक्रीजिंग में भी हम सेम ही अमाउंट से अपना इनपुट बढ़ा रहे थे, इन कांस्टेंट में भी सेम अमाउंट से बढ़ा रहे थे, और डिमिनिशिंग में भी सेम अमाउंट से बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1+1 करके ही हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेजेस में जा रहे थे. बट हमारा रिटर्न्स जो है वो तीन तीन हमको स्टेजेस में मिल रहा था. इंक्रीजिंग में फिर एक टाइम आया कि कांस्टेंट होने लगा, कोई भी हम इंक्रीज कर रहे थे इनपुट यूनिट, तो आउटपुट एक सेम फैशन में हमको या सेम यूनिट्स में हमको मिल रहा था. और डिमिनिशिंग में एक टाइम पे आके वो रिड्यूस ही होने लग गया कि डिमिनिशिंग मैनर में हमको मिल रहा है. मतलब इंक्रीज हो रहा है आउटपुट, आउटपुट का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है एक एम्प्लॉय करने से इनपुट को, लेकिन जिस लेवल से पहले इंक्रीज हो रहा था मार्जिनली इट इज़ डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग के या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो फाइनल अभी हमने कर्व का स्टेज पढ़ा है, इसके रीजंस ये हो सकते हैं या कॉजेज ये हो सकते हैं. साइज ऑफ द फर्म्स एक्सपैंड्स, मैनेजरियल एफिशिएंसी डिक्रीजेस. एक ये भी रीजन हो सकता है कि अगर हमने डाइवर्सिफिकेशन कर दिया या हमने एक्सपैंड कर, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, या हमने अपनी फर्म का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, मैनेजमेंट हमारी इनएफिशिएंट होगी. जिस हिसाब से हर चीज़ों का मैनेजमेंट, प्रोसेस का मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल का मैनेजमेंट, या इनपुट्स के और जो भी मशीनरीज हैं उनका मैनेजमेंट जिस तरह से पहले हो पा रहा था, अब वो नहीं हो रहा. क्यों? क्योंकि साइज इंक्रीज हो गया. शायद इस वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमको मिलने लगे, या हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड हो गए. लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब जिस लेवल के रिसोर्सेज हमको चाहिए हम इंक्रीज तो कर रहे थे, इसमें भी डिमिनिशिंग स्टेज में भी इंक्रीज कर रहे थे इनपुट्स, लेकिन वो शायद उतने एफिशिएंट नहीं थे, या इनएफिशिएंट रिसोर्सेज कह सकते हैं, या लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हमको जो भी लिमिटेड की वजह से जो भी अवेलेबल हमारे पास रिसोर्स है हम उनको हायर कर रहे हैं, और जो हमें चाहिए में भी वो अवेलेबल नहीं है. तो ये कोई भी रीज़न हो सकता है डिक्रीज इन रिटर्न्स टू स्केल का, जिसकी देखिए डिसइकोनॉमीज क्या क्या तरह की होती हैं. हालांकि ये भी आप यूज़ कर सकते हैं. आगे एक टॉपिक हमारा अलग से है नेक्स्ट के बाद स्टार्ट करने वाले हैं, इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन. लेकिन यहाँ पर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन स्पेसिफिकली पॉइंट्स लिख दिए गए. ये पॉइंट्स को आप डिसइकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन में भी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी चाहें तो ऐड कर सकते हैं अपना टॉपिक को ब्रॉड करने के लिए. हम उसको अलग से पढ़ेंगे. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि डिसइकोनॉमी जो हमने बार बार वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है हर स्टेज में, कॉजेज़ के फॉर्म में या रीजंस के फॉर्म में, कि डिमिनिशिंग क्यों मिला या कांस्टेंट क्यों हो गया, इंक्रीजिंग से कांस्टेंट पे क्यों आ गया, वो सारे डिसइकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. इंटरनल तो यानी कि जो हमारी विद इन दी कंपनी हो रहा है, दोज आर इंटरनल डिसइकोनॉमीज. एनीथिंग विच इज़ टेकिंग प्लेस इनएफिशिएंटली और विच इज़ नॉट टेकिंग प्लेस द वे इट शुड, दोज आर डिसइकोनॉमीज. और इंटरनल डिसइकोनॉमीज में हमारा आ गया पहला कि इनएफिशिएंट हमारी मैनेजमेंट हो गई है, मे बी एक्सपेंशन की वजह से, या काम ठीक से मैनेजमेंट ही अगर नहीं कर पा रही है, तो फिर टीम जो है का उस पर इम्पैक्ट, मैनेजमेंट की इनएफिशिएंसी का इम्पैक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे ही आता है, बिकॉज एक्चुअली द ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग रन बाय द मैनेजमेंट. टेक्निकल कुछ डिफिकल्टीज आ गई हैं. टेक्निकल डिफिकल्टीज कैन बी कि मशीनरी इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, से मशीनरी इफ इट मशीनरीज हैं जो इनपुट्स हैं वो रिक्वायर कर रहे हैं मे बी कुछ, या
टेक्निकल डिफिकल्टीज, इट कैन बी दैट मे बी सर्विसिंग रिक्वायर्ड है मशीनरीज में, वो नहीं हुआ, कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। प्रोडक्शन डिसइकोनॉमीज है, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, FINAN, फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज, ये सारी हमारी होगी जो रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, जो रिलेटेड है हमारी कंपनी से, जो रिलेटेड है हमारे फर्म से, विद इन हमारी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, वो इंटरनल हो गई। और एक्सटर्नल कौन सी होगी, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है बट फिर भी हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, फिर भी हमारे प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रही हैं, ये एक्सटर्नल चीज़ हो गई। जैसे कि डिसइकोनॉमीज ऑफ पॉल्यूशन, अब हमने कोई फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली, हमारी फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ उसमें करेगी काम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। जैसे अभी दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया था, तो सारी फैक्ट्रीज़ को शट डाउन कर दिया गया था। तो एक तरीके से वो उन फैक्ट्रीज़ के लिए या उन उन बिजनेसेस के लिए जो प्रोडक्शन कर रहे थे थ्रू दोज फैक्ट्रीज इन दिल्ली, उनके लिए वो डिसइकोनॉमी हो गया था कि गवर्नमेंट ने मेजर ले लिया कि आप नहीं लगा सकते, अब अभी नहीं कर सकते हो आप काम। या फिर कंस्ट्रक्शंस भी इवन दिल्ली में बैन हो गई थी, आपने देखा हो। तो वो फर्म्स या वो कंपनीज जो कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट में थी, जो जो उनका काम रुक गया, प्रोडक्शन ही एक तरह से उनके लिए, अगर उनका कंस्ट्रक्शन रुक रहा है तो कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो वही प्रोडक्शन, और कंस्ट्रक्शन रुक रहा है तो वही उनका प्रोडक्शन को स्टॉप कर रहा है, या इंक्रीजिंग या सॉरी कांस्टेंट या डिक्रीजिंग रिटर्न्स दे रहा है। सेम मैन पावर लगी हुई, सब कुछ सेम है, बट बिकॉज ऑफ दीज डिस इकोनॉमीज उनका प्रोडक्शन इस लेवल का नहीं हो पाया। तो समझ रहे हैं डिस इकोनॉमीज क्या है, कि ये सारी चीज़ें वो हैम्पर कर रही हैं जो भी प्रोडक्शन को, वो डिस इकोनॉमीज आ रही है। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्ट्रेन और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो रही है कि हम अगर कोई प्रोडक्शन इस तरीके की हो रही है कि हमें रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल हमारे पास टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा, वो भी एक डिसइकोनॉमी हो रहा है का फैक्टर है जो एक्सटर्नल है। हमारी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ ठीक है, हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारी मशीनरीज आर ऑल्सो अवेलेबल, ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो अवेलेबल, बट जिस चीज़ से प्रोडक्शन होगा रॉ मटेरियल वही नहीं है हमारे पास। डिसइकोनॉमीज, ठीक है, ऑन हाई फैक्टर प्राइसेस। हाई फैक्टर प्राइसेस जो बहुत सारे फैक्टर प्राइस मतलब फैक्टर्स, यानी कि जो भी इनपुट्स हम दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम रिटर्न्स टू स्केल पढ़ रहे हैं तो हम सारे फैक्टर्स को वेरिएबल पढ़ेंगे, बट अदरवाइज फैक्टर्स जो हैं वो फिक्स्ड या वेरिएबल दो होते हैं। तो उनमें अगर डिसइकोनॉमीज हो रहा है, जो हम इनपुट फैक्टर्स कर रहे हैं, अगर वही ठीक नहीं मिल रहा है हमको मार्केट से मशीनरीज आर नॉट अवेलेबल विच और रिक्वायर्ड ऑफ अ कैपेसिटी इन आर बिजनेस, अगर वो अवेलेबल नहीं हो रही है, या ह्यूमन कैपिटल इफ वी रिक्वायर्ड फॉर सम एक्सपर्टीज, दैट टाइम ऐसा होता है ना कि हमें रिक्रूटमेंट्स करनी है ऑर्गेनाइजेशन में, हमें चाहिए एक पर्सन जो इस एक्सपर्टीज का हो, which knows everything, which knows this also, which knows that also, and we are not getting that person. So ये एक्सटर्नली हमको एक्सटर्नल मार्केट से वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हमको चाहिए, फैक्टर्स आएंगे, ठीक है, या मिल रहे हैं तो बहुत हाई फैक्टर प्राइसेस पे मिल रहे हैं कि कोई एक हमारा बजट है एक पर्सन को हायर करना विद दिस एफिशिएंसी कि हम उसको 10 lakhs का पैकेज रखते हैं, मार्केट में 10 lakhs में वो पैकेज में अवेलेबल ही नहीं है, वो पर्सन इज अवेलेबल आउट ऑफ आर बजट, तो ये हाई फैक्टर प्राइसेस हो गए। अब प्राइस तो हमने दे दिया, वी आर अज्यूमिंग कि हम सारा जो इनपुट्स इंक्रीज कर रहे हैं वो आइडेंटिकल होंगे, सेम एफिशिएंसी के होंगे, सेम एक्सपर्टीज़ के होंगे, बट अब उनको सेम एक्सपर्टीज़ का हायर करने के लिए अगर प्राइस अब बढ़ गया मार्केट में, या रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ गया, तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम रॉ मटेरियल सेम क्वालिटी का लगाएंगे, सब कुछ सेम करेंगे, या ह्यूमन कैपिटल भी सेम एफिशिएंसी के लगाएंगे, बट मार्केट में अब उनका प्राइस बढ़ गया, सो दोज आर डिसइकोनॉमीज ऑफ हाई फैक्टर प्राइसेस। So this is all for return law of variable returns and law of returns to scale। ये कुछ जो थोड़े से फैक्टर्स अगर हम समझें इनको कि डिफरेंस क्या क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल रिटर्न्स में या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल में। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि फैक्टर्स ये सारे जो कॉलम वन में दिए गए हैं इनके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और लॉ ऑफ वेरिएबल जो सेकंड कॉलम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, रिटर्न्स टू स्केल लास्ट वाला कॉलम है कि हम किस में क्या क्या करते हैं। अगर डिफरेंस आता है तो इस तरह से डेवलप फॉर्म में हम पॉइंट वाइज दे सकते हैं। सम इनपुट्स आर फिक्स्ड, वहाँ पर ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, क्योंकि शॉर्ट रन में हम वेरिएबल इनपुट ले रहे हैं ह्यूमन कैपिटल को या कुछ चीज़ों को, लेकिन सारी चीज़ें वेरिएबल नहीं है और फिक्स्ड हैं सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है वहाँ पे।
टाइम एलिमेंट यहाँ पे शॉर्ट रन है और वहाँ पे लॉन्ग रन है. नॉन होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन. होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन रिटर्न्स टू स्केल में इसलिए है क्योंकि हम सारी चीज़ों को होमोजेनियस मान रहे हैं. होमोजेनियस मतलब होमोजेनियस और विच आर लुक और सेम. इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, इनमें क्या क्या डिफरेंस है. लॉ ऑफ रिटर्न कहता है कि इट इज़ नॉट अरेंज प्रॉपर्ली. इंक्रीजिंग रिटर्न्स में कुछ भी हो सकता है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न तो मिलेगा बट इट इज़ नॉन लीनियर और नॉन होमोजेनस. ठीक है, वहाँ पे नॉन लीनियर है बट होमोजेनस है. एवरीथिंग इज लुकिंग अलाइक. कांस्टेंट में यहाँ पर लीनियर नॉन होमोजेनस, वहाँ पर लीनियर एंड होमोजेनस इन द कांस्टेंट रिटर्न. डिमिनिशिंग में यहाँ पर नॉन लीनियर नॉन होमोजेनस, नॉन लीनियर एंड होमोजेनस हमारा जो है रिटर्न्स टू स्केल में है डिमिनिशिंग स्टेजेस में. सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. इसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट द टॉपिक नाउ. There is some disturbance, some construction work is going on outside. Because of this, there is some disturbance going on. But we have to do this now. Okay. So can you see my new screen now? I will see my. जो हमने सेकेंड लास्ट स्लाइड में लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, जिसमें कि हमने सारे डिसइकोनॉमीज पढ़ लिए थे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो वाली को भी स्लाइड को भी हम इस टॉपिक में इंक्लूड कर सकते हैं चाहें तो. बट वो वहाँ पर मैंने इंक्लूड इसलिए कर दी थी क्योंकि कॉजेज और रीजंस हमको बार बार डिसइकोनॉमीज का क्वेश्चन आ रहा था. नाउ इन दिस पर्टिकुलर न्यू टॉपिक, ये बेसिकली है ही ये कि इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या क्या है. तो इकोनॉमीज हम पढ़ लेंगे और डिसइकोनॉमीज में हम और वहाँ से भी वो स्लाइड के भी पॉइंट्स डाल सकते हैं कि मार्केटिंग, फाइनेंशियल, जो भी हमारा इंटरनल हो रहा है या मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी है कुछ भी, और एक्सटर्नल में हमारा पास पोल्यूशन का प्रॉब्लम आ रहा है या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी चेंज हो रही है या हमें हाई फैक्टर कॉस्ट पे इनपुट्स मिल रहे हैं या इनएफिशिएंट हमें फैक्टर्स ऑफ इनपुट मिल रहे हैं. जी, वो सब डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल में आ सकती हैं. स्केल बेसिकली कोई भी चीज़ होती है जिससे हम मेजर कर सकते हैं. मेजर करना, जज करना, से 1 to 10 पे हमने किसी को स्केलिंग कर दिया कि यू रेट इट. रेटिंग करना या कोई स्टैंडर्ड वाइज हमको मेजर करना किसी भी चीज़ को इज स्केलिंग. ठीक है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल, basically economies of scale exists when the production cost of a single product decreases with the number of units produced. It refers to a situation in which the cost of producing an additional unit of output, यानी कि कोई भी आउटपुट अगर हमें यूनिट बढ़ाना है, अपनी प्रोडक्शन को हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो हमें क्या करना होगा. It decreases the volume of the output. Refer to the situation with the cost of the cost of producing an additional unit of output. Cost of यानी कि marginal cost जो है वो हमारी increase कर रही है, तो किसी भी वजह से, so the volume of output will be decreasing. Scale of production is this. It will also be defined as a situation in which equal percentage increase in all the inputs results in the greater percentage increase in the output. Generally, economies of scale is about the benefits gained by the production of a large volume of product. Economies and diseconomies, ये दो words
बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे से। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि हमें कुछ भी हम डिप्लॉय करने से अपना विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हमारे जो प्रोसेस हैं वो इतने सेट हैं, ठीक हैं, एवरीथिंग इज सो एफिशिएंटली वर्किंग that the moment we are increasing in any input it is giving us the good amount of output increase। और डिसइकोनॉमीज हो गई जो हर्डल्स जो हमें प्रॉब्लम कर रही हैं कि हमारा रिटर्न्स जो है वो इंक्रीजिंग नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है, वो डिसइकोनॉमीज की वजह से हो रहा है। इकोनॉमीज की वजह से हमारा जो रिजल्ट्स हैं, आउटपुट्स हैं, वो इंक्रीज होकर हमको मिलते हैं। सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज अबाउट बेनिफिट्स गेन्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ अ प्रोडक्ट। In business, economies of scale are usually considered in relation to specific areas of the production process, which may be technical, managerial, financial। इनमें से कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन सब में हो सकती है। टेक्निकल डिपार्टमेंट इज वर्किंग सो गुड efficiently, it is helping managerial means management of our firm or the organization is working efficiently, taking care of everything right from the top to the down, everything is taken care so well is then managerial। Marketing team is doing well in order to produce the awareness in the market about our product, that is marketing team is efficiently doing। finance और accounts हमारा अपना एक department है which is taking care of the availability of the funds which are required whenever it is required in the business। ये सब चीज़ें अगर if everything is going and considered the way we want it, then it is the economies of scale। In achieving economies of scale, many factors must be considered। बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने होते हैं। Ability of larger entities to produce things more cheaply per unit because they produce so many amount of gold or so many you can say the production level is larger। क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट हो गई है, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन देयर कॉस्ट पर यूनिट लो। मतलब ये ब्रिंग डाउन का मतलब यही हो गया that whenever any organization which is basically if we do the production at a low level, no, we obviously will be making the products at a higher price। अगर हमारी प्रोडक्शन लो लेवल पर हो रही है तो प्राइस जो कॉस्ट पर यूनिट होगा हमारा वो ज़्यादा ही होगा। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर पाएंगे, जितना लार्जर स्केल पर हम अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स करती है विच इज़ एप्लीकेबल टू द एंटायर नेशन। या बहुत बड़े बड़े कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत बड़े लेवल पे को फोकस करके बहुत लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को या लार्ज नंबर ऑफ पीपल को फोकस करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाती हैं। सो वो जो लार्ज एंटाइटीज होती हैं वो कैपेबल होती हैं या एबल होती हैं टू प्रोड्यूस थिंग्स मोर चीपली देन दैट ऑफ जहाँ पर शॉर्ट स्केल पर या स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी दो तरह की होगी, एक्सटर्नल इकोनॉमीज, इंटरनल इकोनॉमीज, और डिस इकोनॉमीज भी दो तरह की हो गई, इंटरनल डिस इकोनॉमीज, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। External, the cost per unit depends on the size of the industry, not the size of the firm। इंडस्ट्री और फर्म दो अलग अलग चीज़ें हैं, हमें समझ आ रही हैं चीज़ें, इंडस्ट्री कैसे अलग है और फर्म कैसे अलग है। अब देखिए इंडस्ट्री क्या होता है, एक्सप्लेन। इंडस्ट्री मीन्स हम कोई भी एक इंडस्ट्री लेते हैं, हम ट्रैवल इंडस्ट्री लेते हैं, हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या करता है, इट इज़ मेकिंग द व्हीकल्स फॉर अस। ठीक है, फोर व्हीलर्स हो गया या हमें बड़े बड़े व्हीलर्स चाहिए तो वो उसमें वो भी आ गया, टू व्हीलर्स चाहिए तो वो भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो वो एक इंडस्ट्री हो गई। अब उस इंडस्ट्री में देर आर सो मेनी कंपनीज विच आर मेकिंग द सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर फोर व्हीलर की हम बात करें तो फोर व्हीलर्स आर नॉट जस्ट प्रोड्यूस बाय वन कंपनी बट मैनी ऑफ द फर्म्स। तो एक इंडस्ट्री बड़ी चीज़ हो गई, इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती हैं, फर्म्स या कंपनीज होती हैं विच आर प्रोड्यूसिंग दी सेम या फिर कंपटीशन का एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट करती हैं। जैसे मारुति हो गई, अगर मैं बात करूँ, मारुति, फिएट, होंडा, ह्यूंडई, बीएमडब्ल्यू, कोई भी हम जो ये फर्म्स हम ले रहे हैं, जो कंपनीज विच आर प्रोड्यूसिंग फोर व्हीलर फॉर एग्जांपल, तो वो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सारी कंपनीज जो हैं फर्म्स हैं डिफरेंट बट बिलोंग करनी एक ही इंडस्ट्री को।
समझाएं इंडस्ट्री और फॉर्म में क्या डिफरेंस। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का क्या हुआ, द कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। एक्सटर्नल जब हम बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री, नॉट ऑन द साइज ऑफ द फॉर्म। कि मेरी प्रोडक्शन, मेरी कंपनी की प्रोडक्शन किस लेवल पे हो रही है वो नहीं डिपेंड कर रहा, ओवरऑल इंडस्ट्री में कितनी प्रोडक्शन हो रही है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जो कार फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बना रही है तो सारे पार्ट्स खुद नहीं बनाती। एक कार में सपोज 100 पार्ट्स लगने हैं इंक्लूडिंग ब्रेक, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्रेक्स है, क्लच है ना, इंजन हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं। तो सारी चीज़ें एक कंपनी खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर रही है अपना। जो कंपनी एक्सपर्टीज़ है सपोज इंजन में, वो वहाँ से इंजन को इम्पोर्ट कर रही है। कोई कंपनी जो एक्सपर्टीज़ जिसके पास है टायर्स की, फॉर एग्जांपल सी ए टायर्स का हम ऐड देखते हैं, मिशलिन टायर्स का ऐड देखते हैं, बहुत सारे ये कंपनीज हैं जो सिर्फ टायर्स ही प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वो उनसे टाइप कर लेते हैं। या उनको सपोज मिरर्स चाहिए गाड़ी के लिए, या ब्रेक्स चाहिए गाड़ी के लिए, क्लचेस चाहिए, क्लचेस, ये सारी कंपनीज जो हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, नॉट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री एग्जैक्टली, लेकिन दूसरी इंडस्ट्री का पार्ट है और वहाँ से प्रोडक्ट्स को हम ले रहे हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री, जो मैंने ये पॉइंट यहाँ पर अभी लिखा है कि द कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडस्ट्री। अगर हम एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्री को मेन फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी मार्केट से, बाहर इंडस्ट्री से ही मिल रही हैं वो सारी चीज़ें जो हमें असेंबल करके अपना एक प्रोडक्ट बनाने के लिए बोल रही है या हेल्प कर रही हैं। तो हमारा जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ऑल दी पार्ट्स आर नॉट इन हाउस क्रिएटेड, बट देर आर मैनी पार्ट्स विच आर बीइंग इम्पोर्टेड या तो या बॉट फ्रॉम दी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, या अगर हमारे से कम कंट्री में वो पार्ट है ही नहीं तो हम इम्पोर्ट भी करेंगे, लेकिन बाहर से कुछ भी काम करेंगे। सो एक्सटर्नल इकोनॉमीज फिर हमारा डिपेंड कर रहा है कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा कि कम होगा, बहुत सारी चीज़ें क्योंकि हम बाहर से ले रहे हैं। इंटरनल इकोनॉमिक्स का मतलब है कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंडिविजुअल फर्म, कि मेरी अपनी कंपनी में मैं जितना बड़ा साइज का प्रोडक्शन कर पा रही हूँ उतना ज़्यादा मेरा कॉस्ट पर यूनिट कम होगा। जितना प्रोडक्शन लेवल हमारा छोटा होगा उतना कॉस्ट पर यूनिट जो हमारा है वो ज़्यादा होता रहेगा और हमारा प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होगा। इसलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो इसलिए करती हैं क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के पास ही पैसा ज़्यादा होता है, बहुत बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर पाती हैं, अपनी फिक्स कॉस्ट जो ज़्यादा लगती है वो उसको ज़्यादा प्रोडक्शन करके पर यूनिट में डिवाइड कर पाती हैं। और अगर हम वही सेम चीज़ कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिवाइड ज़्यादा नहीं हो पाएगी कॉस्ट मोर नंबर ऑफ यूनिट्स में, तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा लगती है। और अकॉर्डिंगली, क्योंकि मार्केट में कम्पीट करने के लिए महंगा प्रोडक्ट कोई खरीदेगा भी नहीं, अगर किसी को सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो हम बेसिकली उसी प्रोडक्ट पर जाएंगे। तो मार्केट में कम्पीट करने के लिए उनको भी अगर प्राइस कम रखना पड़ रहा है, कॉस्ट हाई है, प्राइस कम रखना पड़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा और कुछ नहीं होगा। Now, internal economies of scale advantages that arise as a result of the growth of the firm. टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल और रिस्क वेरिंग, ये सारी चीज़ें हमारी जो भी इंटरनल हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं या इंटरनल हमारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन को या उनको, उनकी स्केलिंग को, किस लेवल पे या किस स्केल पर हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, ये सारे वो इंटरनल फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग दी, विच आर दी बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। टेक्निकल, कमर्शियल, इनको अब एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि इंटरनल पहला हमारा हो गया टेक्निकल। टेक्निकल में स्पेशलाइजेशन, इंडिविजिबिलिटी ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती हैं कि एक ही आदमी सारे काम कर ले तो बहुत अच्छा है, वो डिपार्टमेंट में 2 ही लोग रखना चाहते हैं। अगर बहुत स्मॉल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो एक पर्सन, सपोज कोई एक स्टार्टअप है, हम भी अगर कोई कंपनी में से कोई स्टार्ट करना चाहेंगे तो हम एकदम से बहुत बड़े लेवल पर स्टार्ट नहीं करेंगे, सारे डिपार्टमेंट शायद ऑपरेशनल भी ना करें, या जितने भी लिमिटेड स्टाफ से हम रखेंगे उनसे हम सोचेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा पाएँ। सो स्पेशलाइजेशन वहाँ पर नहीं होता। स्पेशलाइजेशन लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में ही हो सकता है जहाँ पर स्पेशलाइज लेबर हम डिप्लॉय कर सकते हैं। छोटे से काम के लिए भी एक स्पेशलाइज लेबर रखा, फिर थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप जो है या उस पर्टिकुलर प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फिर हमने एक स्पेशलाइज लेबर रखा या ह्यूमन कैपिटल को हायर किया। अगर हम वो कर पाते हैं, दैट इज़ बेसिकली स्पेशलाइजेशन पॉइंट, अगर वो एफिशिएंटली हो पा रहा है तो, बट दैट इज़ ओनली पॉसिबल इन लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉट इन स्मॉल। छोटा आदमी जो है, छोटा आदमी मतलब जिसका छोटे लेवल का बिजनेस है, वो बिजनेस में नहीं सोचता है कि जो भी मेरा लिमिटेड स्टाफ है वही सारे काम कर ले।
ब्रदर की मैं कुछ नया स्टाफ किसी चीज के लिए हायर करूँ. Excuse me guys, just a minute. Let me click your attendance first and I'll just come back. Okay, so today we have 38 participants, 38 students. I think ये अभी तक की highest strength है मेरी क्लास की. आप लोगों की क्लास में इतने बच्चों ने एक साथ कभी भी लेक्चर ज्वाइन नहीं किया है, which is good. And so there's just 2 minutes left. Let me just see अगर 2 मिनट में ये फाइल कंप्लीट हो जाती है. तो इंटरनल्स में टेक्निकल जो हम पहला चीज़ पढ़ रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें उसमें इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्लांट हो गया, मशीन्स कैन बी ब्रोकन. जैसे प्लांट का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी फैक्ट्री अगर लगी है तो उसमें हमारे पास जो मशीनरीज डिप्लॉयड है, मशीनरीज जितने नंबर ऑफ मशीन, हम ऐसा नहीं है कि अगर हमें सपोज एक मशीनरी जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है, हमें अगर उस एक मशीनरी की ज़रूरत नहीं है और उससे कम सपोज यू कैन से स्पेशलाइजेशन की या एक्सपर्टीज़ की मशीनरी की ज़रूरत है, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो हमें वो पूरी लेनी पड़ेगी. इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्लांट होगा मतलब व्हेनेवर वी विल रिक्वायर एक्स नंबर ऑफ मशीन्स टू बी यूज्ड, वी कैन नॉट डू दैट क्योंकि मशीनरी इज एग्जैक्टली वी कैन नॉट ब्रोक, वी कैन नॉट इवन ब्रोक द ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो. बट ह्यूमन कैपिटल को हम अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. अगर एक पर्सन ही इज सिटिंग आइडल, ही हैज डन समथिंग और उसके पास काम नहीं है, तो हम उसको किसी और काम में यूज कर सकते हैं, which is these days even is difficult in the larger organization क्योंकि हर आदमी के पास अपना केयर है, तो उसको पता है मेरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज क्या हैं. अगर वो अपना काम करके फ्री हो जाता है तो वो दूसरे का काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो उसको वो ये बोल सकता है कि मेरा काम ही नहीं है. तो ये इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्लांट हो गया कि जो हमारे पास इनपुट्स हैं, एट टाइम वो इनपुट्स आइडल भी पड़े होते हैं हमारे पास और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता उनको फुल्ली यूटिलाइज करने का. वो इंडिविजिबिलिटी ऑफ प्लांट हो गया कि मशीन्स कैन बी ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर जॉब्स. वो बड़ी प्रोडक्शन एक मशीन भी करें तो बड़ी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं अगर हम कर पा रहे हैं तो उसका मतलब उस मशीनरी को अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं. या सेम अप्लाइज फॉर दी ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो. प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल्स, फर्म्स यूजिंग मोर देन वन मशीन ऑफ डिफरेंट कैपेबिलिटीज आर मोर एफिशिएंट. हम सारी मशीनरीज अगर एक ही जैसी लगा पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एफिशिएंसी ऑफ आवर्स. तो दोनों अगर हम इकोनॉमी ये चीज़ कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल्स यानी कि डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ की मशीनरीज को लेके आ रहे हैं. जैसे कि अगर हमें एक मशीनरी चाहिए हाई प्रोडक्शन की, एक लो की चाहिए, तो लो वाली जब हम अवेलेबल कर पा रहे हैं जब हमें ज़रूरत है, देन इट इज़ बेसिकली दैट टेक्निकल वी आर, दैट मीन्स टेक्निकली economies of scale is in our, you can say